नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर खींची हुई ये लकीरें, ये देशों की सीमाएं हमेशा से ऐसी नहीं थीं? क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सोचा है जिसने सिर्फ अपने सपनों और अपनी तलवार के दम पर दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बना और अगले 13 सालों में उसने उस समय की झांक दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो ग्रीस से लेकर भारत तक फैला था। उसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया आज सिकंदर महान के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक राजा या एक विजेता की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसानी महत्वाकांक्षा की, ज्ञान की प्यास की और उस जुनून की जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ये उस शिष्य की कहानी है जिसे अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने शिक्षा दिया था। यह उस सेनापति की कहानी है जो अपनी सेना के आगे चलता था, हर युद्ध में सबसे पहले खुद को खतरे में डालता था। यह उस सपने देखने वाले की कहानी है जो पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई दुनिया बनाना चाहता था। सिकंदर की जिंदगी एक आग के गोले की तरह थी, जो बहुत तेजी से चमकी, पूरी दुनिया को रोशन कर गई और सिर्फ 33 साल की उम्र में बुझ गई। लेकिन उसकी चिंगारी ने एक ऐसी आग लगा दी जिसने आने वाली सदियों को एक नया आकार दिया। क्या आप तैयार हैं उस महान योद्धा, उस महान विजेता, उस महान सपने देखने वाले की अविश्वसनीय और रोमांचक जीवन यात्रा पर निकलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक किंवदंती का जन्म। जब एक राजकुमार के लिए दुनिया छोटी हो गई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, 356 ईसा पूर्व में, मैसेडोनिया नाम के एक छोटे से पर्वतीय राज्य में। यह वो समय था जब महान ग्रीक शहर राज्य जैसे कि एथेंस और स्पार्टा अपनी पुरानी युद्धों के कारण कमजोर हो चुके थे, और उत्तर में यह छोटा सा राज्य मैसेडोनिया एक नई शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर रहा था। इस उभार के पीछे एक ही इंसान का हाथ था, और वो थे राजा फिलिप द्वितीय, एक बहुत ही चतुर, महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक, जिन्होंने अपनी सैन्य कुशलता और कूटनीति से पूरे ग्रीस पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। इसी शक्तिशाली राजा के घर एक तूफानी रात को एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अलेक्जेंडर। लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ एक शक्तिशाली राजा का बेटा ही नहीं था। उसकी मां ओलंपियास एपिरस की एक रहस्यमयी और बहुत ही जोशीली राजकुमारी थी। ओलंपियास एक साधारण रानी नहीं थी। वे सांपों की पूजा करने वाले एक रहस्यमयी पंथ की अनुयायी थीं, और उनके बारे में कहा जाता था कि वे जादू टोना भी जानती थीं। वे एक ऐसी मां थीं जिन्होंने अपने बेटे के कानों में बचपन से ही यह बात भर दी थी कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसकी रगों में देवताओं का खून दौड़ता है। वे उसे बताती थीं कि वो महान ग्रीक नायक अकिलीज का वंशज है। एक तरफ था एक बहुत ही व्यावहारिक, दुनियादार और सैन्य रणनीतिकार पिता, और दूसरी तरफ थी एक रहस्यमयी, महत्वाकांक्षी और आध्यात्मिक मां। अलेक्जेंडर इन्हीं दो ध्रुवों का एक विस्फोटक मिश्रण था। उसके अंदर अपने पिता की चतुराई और सैन्य प्रतिभा थी, और अपनी मां का जुनून, महत्वाकांक्षा और यह विश्वास था कि वो कुछ महान करने के लिए ही पैदा हुआ है। अलेक्जेंडर के बचपन की कहानियां दिखाती हैं कि वो शुरू से ही असाधारण था। वो तेज था, साहसी था, और उसके अंदर जीतने की एक ऐसी भूख थी जो किसी और बच्चे में नहीं थी। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, तो अलेक्जेंडर अपने पिता के सेनापतियों से युद्ध की रणनीतियों के बारे में सवाल पूछता था। कहा जाता है कि जब फारसी साम्राज्य के राजदूत मैसेडोनिया आए और राजा फिलिप वहां नहीं थे, तो छोटे से अलेक्जेंडर ने उन राजदूतों का स्वागत किया। लेकिन उसने उनसे फारस के सोने या वहां के बाग बगीचों के बारे में नहीं पूछा। उसने पूछा, तुम्हारी सड़कें कैसी हैं? तुम्हारी सेना कितनी विशाल है? और तुम्हारा राजा एक योद्धा के रूप में कैसा है? यह सुनकर वो राजदूत हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि यह बच्चा कोई साधारण राजकुमार नहीं है। एक और प्रसिद्ध कहानी है कि जब भी अलेक्जेंडर को यह खबर मिलती थी कि उसके पिता फिलिप ने कोई नया शहर या राज्य जीत लिया है, तो वो खुश होने की बजाय दुखी हो जाता था। वो अपने दोस्तों से कहता था, मेरे पिता मेरे लिए कुछ भी जीतने को नहीं छोड़ेंगे। यह दिखाता है कि बचपन से ही उसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। वो सिर्फ मैसेडोनिया का राजा नहीं बनना चाहता था, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा से तो दुनिया नहीं जीती जा सकती।
उसके लिए ज्ञान और प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है, और राजा फिलिप यह बात अच्छी तरह से जानते थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा मिले। इसीलिए जब अलेक्जेंडर 13 साल का हुआ, तो फिलिप ने उसके लिए एक ऐसा शिक्षक नियुक्त किया जैसा इतिहास में शायद ही किसी और राजकुमार को मिला हो। उन्होंने उस समय के सबसे महान दार्शनिक, सबसे महान ज्ञानी अरस्तु को अलेक्जेंडर का निजी गुरु बनाया। ये इतिहास के सबसे महान गुरु शिष्य संबंधों में से एक की शुरुआत थी। एक ऐसा गुरु जो मानता था कि ज्ञान और तर्क ही सबसे विशाल शक्ति है, और एक ऐसा शिष्य जो मानता था कि शक्ति और विजय ही अंतिम सत्य है। अगले 3 सालों तक अरस्तु ने अलेक्जेंडर को दर्शन, राजनीति, नैतिकता, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी। उन्होंने अलेक्जेंडर के मन में ग्रीक संस्कृति और ज्ञान के प्रति एक गहरा प्रेम और सम्मान पैदा किया। उन्होंने उसे होमर की इलियड अध्ययन, और अलेक्जेंडर अपने नायक अखिलीज की कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि वो हमेशा उस किताब को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। अरस्तु ने उसे एक जिज्ञासु मन दिया, एक ऐसा मन जो हमेशा सवाल पूछता था, जो हमेशा और ज्यादा जानना चाहता था। यह वही ज्ञान था जो आगे चलकर अलेक्जेंडर को सिर्फ एक बर्बर विजेता नहीं, बल्कि एक संस्कृति का निर्माता भी बनाने वाला था। लेकिन इस किताबी ज्ञान के साथ साथ अलेक्जेंडर अपनी व्यावहारिक बुद्धि और साहस का भी परिचय दे रहा था। और इसका सबसे मुख्य सबूत उसने तब दिया जब उसने एक ऐसे घोड़े को वश में किया जिसे कोई और नहीं कर सका था। उस घोड़े की कहानी सिर्फ एक जानवर को काबू करने की कहानी नहीं है। यह इस बात का संकेत थी कि यह युवक एक दिन इंसानों के सबसे विशाल साम्राज्यों को भी अपने काबू में कर लेगा। उस घोड़े का नाम क्या था, और कैसे एक किशोर युवक ने वो कर दिखाया जो कोई सारे योद्धा नहीं कर सके? इस रोमांचक कहानी का खुलासा होगा अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2, जब घोड़े ने अपना मालिक चुना, बुसेफालस की कथा और अरस्तु की शिक्षा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे अलेक्जेंडर को दुनिया के सबसे महान गुरु अरस्तु से शिक्षा मिल रही थी। अरस्तु उसके दिमाग को ज्ञान और तर्क से तेज कर रहे थे, लेकिन एक सच्चा राजा सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से और साहस से भी बनता है। और अलेक्जेंडर ने बहुत ही कम उम्र में यह साबित कर दिया कि उसके अंदर असाधारण साहस और एक बहुत ही तेज नजर है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रमाण है उसकी और उसके प्रिय घोड़े बुसेफालस की कहानी। यह कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि यह अलेक्जेंडर के चरित्र का एक अभिन्न अंग बन गई। यह कहानी दिखाती है कि वो सिर्फ ताकत का ही नहीं, बल्कि समझ का भी इस्तेमाल करना जानता था। कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन एक व्यापारी मैसेडोनिया के राजा फिलिप के दरबार में एक बहुत ही शानदार, लेकिन बहुत ही जंगली और गुस्सैल घोड़ा लेकर आया। उस घोड़े का नाम था बुसेफालस। वो इतना ताकतवर और इतना बेकाबू था कि कोई भी सवार उस पर उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो भी उसके पास जाता, वो उसे गिरा देता। राजा फिलिप के कोई सारे सेनापति जो युद्ध के मैदान में हजारों दुश्मनों का सामना कर चुके थे, वे भी उस एक जानवर के सामने हार मान गए। राजा फिलिप निराश हो गए और उन्होंने उस घोड़े को वापस भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक किशोर युवक अलेक्जेंडर बोला, कितने शर्म की बात है, इतने कोई सारे योद्धा एक जानवर से डर गए। हमने एक कितना शानदार घोड़ा खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास उसे संभालने का हुनर और साहस नहीं है। यह सुनकर फिलिप और उनके दरबारी हंसने लगे। फिलिप ने अपने बेटे से कहा, क्या तुम इन अनुभवी लोगों से ज्यादा जानते हो? क्या तुम इसे वश में कर सकते हो? अलेक्जेंडर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, हाँ, मैं कर सकता हूं, और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं इस घोड़े की पूरी कीमत खुद चुकाऊंगा। सौदा तय हो गया। हर कोई यह तमाशा देखने के लिए उत्सुक था कि यह घमंडी राजकुमार कैसे मुंह की खाता है। लेकिन अलेक्जेंडर घमंडी नहीं था, वो एक पर्यवेक्षक था। जबकि बाकी सब लोग उस घोड़े की ताकत और गुस्से को देख रहे थे, अलेक्जेंडर ने कुछ और ही देखा था। उसने यह ध्यान दिया था कि वो घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा था, जो जमीन पर हिल रही थी। वो अपनी परछाई को कोई दुश्मन समझ रहा था और इसलिए बिदक रहा था। अलेक्जेंडर धीरे धीरे उस घोड़े के पास गया। उसने घोड़े पर बल का प्रयोग नहीं किया। उसने बहुत ही शांति से घोड़े की लगाम पकड़ी और उसका मुंह सूरज की ओर मोड़ दिया। अब घोड़े को अपनी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अलेक्जेंडर ने कुछ देर तक घोड़े से धीमे धीमे बात की, उसकी गर्दन को सहलाया, और जब उसे लगा कि घोड़ा शांत हो गया है, तो उसने बहुत ही फुर्ती से अपनी चादर उतारी और एक ही छलांग में उसकी पीठ पर सवार हो गया।
कुछ देर तक घोड़ा कुछ हिचकिचाया, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे बहुत ही कुशलता से नियंत्रित किया। और फिर सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अलेक्जेंडर उस घोड़े को मैदान में सरपट दौड़ाने लगा। जब वो वापस लौटा तो राजा फिलिप की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे, तुम्हें अपने लिए एक अलग राज्य खोजना होगा। मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। उस दिन अलेक्जेंडर ने सिर्फ एक घोड़ा ही नहीं जीता था, उसने अपने पिता का और पूरी दुनिया का सम्मान जीत लिया था। और वो घोड़ा बुसेफालस उसका सबसे वफादार साथी बन गया, जो उसे भारत तक की युद्धों में अपने ऊपर लेकर गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। हमें समस्या की जड़ को समझना होता है। अलेक्जेंडर ने घोड़े को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझ से जीता। उसने पहले यह समझा कि घोड़ा डर क्यों रहा है, और फिर उसने उस डर को दूर कर दिया। यह नेतृत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। एक सच्चा नेता अपनी प्रजा पर सिर्फ शासन नहीं करता, वो उनकी समस्याओं और उनके डरों को समझता है। यह कहानी अरस्तु की शिक्षा का भी एक व्यावहारिक उदाहरण है। अरस्तु ने उसे सिखाया था कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है और हमें उस कारण को खोजना चाहिए। अलेक्जेंडर ने उसी तर्क और अवलोकन का इस्तेमाल एक व्यावहारिक समस्या को सुलझाने के लिए किया। लेकिन अलेक्जेंडर का यह सुनहरा बचपन, यह सीखने और खुद को साबित करने का समय अचानक एक बहुत ही भयानक और खूनी मोड़ पर खत्म होने वाला था। उसके अपने ही घर में, उसके अपने ही महल में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो उसे 20 साल की कच्ची उम्र में ही एक ऐसे सिंहासन पर बैठा देगी जो कांटों से भरा हुआ था। चैप्टर नंबर 3, खून से सना सिंहासन। जब एक पिता की मौत ने बनाया राजा, अलेक्जेंडर एक राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ था और उसे उसी तरह से पाला पोसा भी जा रहा था। उसके पिता राजा फिलिप ने एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुशासित सेना बनाई थी और पूरे ग्रीस को अपने अधीन कर लिया था। अब उनका अगला और सबसे प्रमुख सपना था उस समय के सबसे विशाल और सबसे अमीर साम्राज्य, फारसी साम्राज्य पर हमला करना। यह वही फारसी साम्राज्य था जिसने अतीत में ग्रीस पर कई बार आक्रमण किया था और फिलिप उस अपमान का बदला लेना चाहते थे। वे इस बड़े अभियान की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक 336 ईसा पूर्व में सब कुछ बदल गया। अपनी ही बेटी की शादी के एक भव्य समारोह में राजा फिलिप की हत्या कर दी गई, उनके ही एक अंगरक्षक द्वारा। यह एक बहुत बड़ा भूचाल था। मैसेडोनिया का वो महान राजा जिसने अपने राज्य को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, अब मर चुका था और 20 साल का अलेक्जेंडर अचानक खुद को एक बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित स्थिति में पाता है। सिंहासन खाली था और उस पर बैठने के कई दावेदार थे। मैसेडोनिया के दूसरे शाही परिवारों के लोग जो फिलिप की ताकत से डरे हुए थे, अब मौके की तलाश में थे। और दक्षिण में एथेंस और थीब्स जैसे ग्रीक शहर राज्य जो फिलिप के शासन को एक गुलामी की तरह देखते थे, वे भी इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे। हर किसी को लगा कि फिलिप का यह अनुभवहीन किताबी युवक इस तूफान को संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने उसे कम आंकने की बहुत अहम गलती की। अलेक्जेंडर ने अपने पिता की मौत का शोक मनाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक राजा की तरह बहुत ही तेजी, क्रूरता और निर्णायकता के साथ काम किया। सबसे पहले उसने अपने घर के दुश्मनों को खत्म किया। उसने सिंहासन के हर उस दावेदार को जो उसके लिए खतरा बन सकता था, बिना किसी दया के मरवा दिया। उसने उन सभी लोगों को भी खत्म कर दिया जिन पर उसे अपने पिता की हत्या की साजिश में शामिल होने का शक था। यह एक बहुत ही क्रूर कदम था, लेकिन इसने मैसेडोनिया के अंदर उसकी सत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। उसने सबको यह संदेश दे दिया कि वो कोई कमजोर युवक नहीं है, बल्कि वो फिलिप का ही बेटा है। एक बार जब उसने अपने राज्य के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर ली, तो उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर विद्रोही ग्रीक राज्यों की ओर मोड़ा। एथेंस और दूसरे शहर यह अफवाह फैला रहे थे कि अलेक्जेंडर भी मर चुका है और अब वे आजाद हैं। थीब्स शहर ने सबसे पहले खुला विद्रोह कर दिया और मैसेडोनिया की सेना के एक दल को मार डाला। अलेक्जेंडर ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे ग्रीस कभी न भूल सके। उसने अपनी सेना के साथ इतनी तेजी से दक्षिण की ओर कूच किया कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जब थीब्स के लोगों ने अलेक्जेंडर को अपनी दीवारों के बाहर खड़ा पाया तो वे हैरान रह गए। अलेक्जेंडर ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने अपनी सेना को शहर पर हमला करने का आदेश दिया। मैसेडोनिया की सेना ने शहर में घुसकर हजारों लोगों को मार डाला और फिर
एलेक्जेंडर ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी ग्रीक दुनिया को दहला कर रख दिया। उसने थीब्स शहर को, जो ग्रीस के सबसे पुराने और सबसे गौरवशाली शहरों में से एक था, पूरी तरह से नष्ट करने, उसे जमीन पर मिला देने का आदेश दिया। हजारों लोगों को गुलामी में बेच दिया गया। यह एक बहुत ही बर्बर और क्रूर कार्य था, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। थीब्स के हश्र को देखकर पूरे ग्रीस में दहशत फैल गई। किसी और शहर ने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की। एथेंस ने तुरंत अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एक क्रूर चाल से अलेक्जेंडर ने पूरे ग्रीस पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ मैसेडोनिया का ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रीस का निर्विवाद नेता है। अब जब उसका सिंहासन सुरक्षित था और उसका पिछवाड़ा सुरक्षित था, तो अलेक्जेंडर की नजरें उस सपने की ओर मुड़ी जिसे उसके पिता अधूरा छोड़ गए थे। वो सपना था पूरब की ओर देखने का, उस विशाल, उस अमीर, उस शक्तिशाली फारसी साम्राज्य की ओर, जो सदियों से ग्रीस का दुश्मन रहा था। अब वो एक राजा था। उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी सेना थी और उसकी रगों में अकिलीस का खून और अरस्तु का ज्ञान था। अब दुनिया को जीतने का समय आ गया था। लेकिन क्या एक छोटा सा ग्रीक राज्य दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता था? चैप्टर नंबर 4। जब पूरब और पश्चिम टकराए, फारस पर पहला हमला। अब जब अलेक्जेंडर ने पूरे ग्रीस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो उसकी नजरें उस विशाल पुरस्कार पर थीं, फारसी साम्राज्य। यह कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। यह उस समय की दुनिया की एकमात्र सुपर पावर थी, जो मिस्र से लेकर भारत तक फैली हुई थी। इसके पास अनगिनत धन दौलत, बेशुमार संसाधन और लाखों की सेना थी। इसका शासक था राजा डेरियस तृतीय। इसकी तुलना में अलेक्जेंडर का मैसेडोनियाई साम्राज्य बहुत छोटा और गरीब था। किसी भी सामान्य इंसान के लिए फारस पर हमला करने का विचार ही एक पागलपन होता। लेकिन अलेक्जेंडर सामान्य इंसान नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह नियति थी। यह पश्चिम की तर्क और स्वतंत्रता की दुनिया का पूरब की तानाशाही और विलासिता की दुनिया पर हमला था। यह ग्रीस के अपमान का बदला लेने का एक मौका था। 334 ईसा पूर्व में, सिर्फ 22 साल की उम्र में, अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर एशिया की ओर निकल गया। उसकी सेना बहुत विशाल नहीं थी, लगभग 40,000 सैनिक, लेकिन यह दुनिया की सबसे प्रशिक्षित, सबसे अनुशासित और सबसे वफादार सेना थी, जिसे उसके पिता फिलिप ने सालों की मेहनत से तैयार किया था। यह एक ऐसी सेना थी जो पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हल्के फुल्के सैनिकों का एक घातक संयोजन थी। और इस सेना का नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा सेनापति जो खुद हर युद्ध में सबसे आगे रहता था। अलेक्जेंडर ने हेलेस्पोंट यानी आज का डार्डेनेल्स को पार किया, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, और एशिया की धरती पर अपना पहला कदम रखा। कहा जाता है कि उसने किनारे पर पहुंचते ही अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और यह ऐलान किया कि वो इस भूमि को देवताओं से एक उपहार के रूप में स्वीकार करता है। फारसियों ने अलेक्जेंडर को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह बस एक और ग्रीक हमलावर है जिसे वे आसानी से कुचल देंगे। उन्होंने अपनी सेना को ग्रैनिक्स नदी के किनारे इकट्ठा किया ताकि वे अलेक्जेंडर को एशिया में आगे जाने से रोक सकें। यह अलेक्जेंडर की पहली महत्वपूर्ण परीक्षा थी। फारसी सेना नदी के ऊंचे किनारे पर एक बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। अलेक्जेंडर के अनुभवी सेनापतियों ने, जैसे कि पारमेनियन, ने उसे सलाह दी कि वे सुबह तक इंतजार करें और फिर हमला करें। लेकिन अलेक्जेंडर इंतजार करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने अपने सेनापतियों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत हमला करने का आदेश दिया। और फिर जो हुआ, उसने युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अलेक्जेंडर ने खुद अपनी सबसे विशाल घुड़सवार सेना, कंपेनियन कैवलरी का नेतृत्व किया और सीधे नदी पार करके दुश्मन के सबसे मजबूत हिस्से पर हमला कर दिया। यह एक आत्मघाती जैसा हमला था। फारसी तीरों की बारिश हो रही थी और नदी का तेज बहाव और कीचड़ भरे किनारे घोड़ों को आगे जाने से रोक रहे थे। अलेक्जेंडर खुद युद्ध के केंद्र में था। एक समय पर एक फारसी कुलीन ने उसके हेलमेट पर इतनी जोर से कुल्हाड़ी मारी कि उसका हेलमेट टूट गया और वो लगभग मारा ही गया था। लेकिन तभी उसके एक दोस्त क्लिट्स द ब्लैक ने आकर उस हमलावर को मार डाला और अलेक्जेंडर की जान बचाई। अलेक्जेंडर के इस पागलपन भरे साहसी हमले ने फारसी सेना के बीच में खलबली मचा दी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई राजा खुद ऐसे युद्ध कर सकता है। जब उन्होंने देखा कि मैसेडोनियाई सेना नदी पार कर रही है,
तो उनके हौसले पस्त हो गए और वे भागने लगे। ये एक शानदार और निर्णायक जीत थी। इस एक युद्ध ने पूरे एशिया माइनर यानी आज का तुर्की का दरवाजा अलेक्जेंडर के लिए खोल दिया। ग्रैनिकस की जीत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अलेक्जेंडर सिर्फ फिलिप का बेटा नहीं है, वो खुद एक असाधारण सैन्य प्रतिभा का धनी है। उसकी रणनीति थी दुश्मन के नेतृत्व पर सीधा हमला करना। वो जानता था कि अगर राजा या सेनापति ही भाग जाए तो सेना अपने आप बिखर जाएगी। उसने अपनी इस जीत के बाद मारे गए फारसी सैनिकों के साथ तो नहीं, लेकिन उनके लिए लड़ने वाले ग्रीक भारे के सैनिकों के साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया, ताकि कोई और ग्रीक फारस की तरफ से युद्ध करने की हिम्मत न करे। उसने एशिया माइनर के ग्रीक शहरों को फारसी शासन से आजाद कराया और वहां लोकतंत्र की स्थापना की। वो सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में भी खुद को प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फारस का असली बादशाह डेरियस तृतीय अब भी बहुत दूर था, और वो एक ऐसी विशाल सेना इकट्ठा कर रहा था जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। असली टक्कर तो अभी बाकी थी। दो दुनियाओं के दो सबसे महान राजा अब आमने सामने आने वाले थे। चैप्टर नंबर 5, जब बादशाह भागा, इस्सस की निर्णायक युद्ध। ग्रैनिक्स में अपनी शानदार जीत के बाद अलेक्जेंडर और उसकी सेना ने पूरे एशिया माइनर को जीतते हुए दक्षिण की ओर जाना शुरू कर दिया। अब फारसी साम्राज्य के बादशाह डेरियस तृतीय को यह एहसास हो गया था कि यह मैसेडोनियाई युवक कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। उसने फैसला किया कि वो खुद इस मामले को संभालेगा। उसने अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने से एक बहुत विशाल सेना इकट्ठा की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शायद 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, और अलेक्जेंडर को सबक सिखाने के लिए निकल गया। अलेक्जेंडर की सेना अब भी 40,000 के करीब ही थी। दोनों सेनाओं का आमना सामना 333 ईसा पूर्व में इस्सस नाम की एक जगह पर हुआ, जो एक संकरी तटीय मैदान था, जिसके एक तरफ पर्वत और दूसरी तरफ समंदर था। यह जगह अलेक्जेंडर के लिए एक वरदान साबित हुई। डेरियस की विशाल सेना को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिली, और उनकी विशाल संख्या उनके किसी काम की नहीं रही। लेकिन फिर भी फारसी सेना मैसेडोनियाई सेना से बहुत विशाल थी, और वे एक बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। युद्ध शुरू हुई। यह एक बहुत ही भीषण और खूनी युद्ध थी। एक समय पर तो ऐसा लगा कि फारसी सेना मैसेडोनियाई सेना के बाएं हिस्से को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, जहां अलेक्जेंडर का सबसे भरोसेमंद जनरल पार्मेनियन लड़ रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर की नजरें कहीं और थीं। उसकी नजरें थीं सीधे डेरियस पर, जो अपने भव्य रथ पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था। अलेक्जेंडर जानता था कि इस युद्ध को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सांप के सिर को कुचल देना। उसने एक बार फिर वहीं अपनी आत्मघाती रणनीति अपनाई। उसने अपनी सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना को इकट्ठा किया और एक तीर की तरह फारसी सेना की पंक्तियों को चीरते हुए सीधे डेरियस के रथ की ओर हमला बोल दिया। यह एक ऐसा पागलपन भरा कदम था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अलेक्जेंडर और उसके साथी अपने आसपास के हजारों दुश्मनों को काटते हुए आगे चले जा रहे थे। जब डेरियस ने देखा कि यह सुनहरे बालों वाला पागलपन की हद तक बहादुर मैसेडोनियाई राजा मौत की परवाह किए बिना सीधे उसकी ओर चला आ रहा है, तो वो घबरा गया। उसके अंदर का बादशाह मर गया और एक कायर इंसान जाग गया। उसने अपने सारथी को रथ मोड़ने का आदेश दिया और युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही फारसी सैनिकों ने देखा कि उनका बादशाह, उनका भगवान समान राजा खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा है, तो पूरी सेना में भगदड़ मच गई। अनुशासन टूट गया, और जो एक सेना थी वो अब बस एक डर कर भागती हुई भीड़ बन गई थी। मैसेडोनियाई सैनिकों ने उनका पीछा किया और हजारों फारसी सैनिकों को मार डाला। यह अलेक्जेंडर की एक और कहीं ज्यादा विशाल निर्णायक जीत थी। लेकिन इस जीत ने उसे सिर्फ जमीन ही नहीं दी, उसने उसे एक ऐसा इनाम भी दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब डेरियस भागा तो वो अपनी पूरी शाही छावनी पीछे छोड़ गया, जिसमें अनगिनत खजाना था, और साथ ही उसकी अपनी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी थे। अब अलेक्जेंडर एक बहुत ही नाजुक स्थिति में था। उस समय के नियमों के अनुसार वो इन शाही महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकता था, उन्हें गुलाम बना सकता था या उनका अपमान कर सकता था। जब डेरियस की मां सिसिगैम्बिस ने सुना कि वे अलेक्जेंडर के कैदी हैं, तो वे डर गईं। लेकिन अलेक्जेंडर ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। वो उनके तंबू में गया और उसने उन्हें पूरा सम्मान दिया।
उसने डेरियस की मां को अपनी मां कहकर संबोधित किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनके साथ एक रानी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। उसने डेरियस के परिवार को यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वे कैदी हैं। यह अलेक्जेंडर की सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, यह उसके चरित्र की महानता को भी दिखाता है। वो एक क्रूर विजेता हो सकता था, लेकिन वो एक उदार और सम्मान करने वाला इंसान भी था। इस एक काम से उसने अपने दुश्मनों के दिलों में भी सम्मान अर्जित कर लिया। डेरियस तो भाग गया था, लेकिन अब युद्ध व्यक्तिगत हो गई थी। अलेक्जेंडर अब सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो खुद को एशिया का नया राजा मानने लगा था। लेकिन डेरियस को पूरी तरह से हराने से पहले उसे एक और चुनौती का सामना करना था। एक ऐसा शहर जो एक द्वीप पर बना था और जिसे कोई जीत नहीं सकता था। चैप्टर नंबर 6। जब समंदर ने रास्ता दिया। टायर का अविश्वसनीय घेरा और मिस्र की विजय। इस्सस में डेरियस को हराने के बाद अलेक्जेंडर के सामने फारसी साम्राज्य का पश्चिमी हिस्सा खुला हुआ था। वो चाहता तो सीधे साम्राज्य के केंद्र यानी बेबीलोन की ओर जा सकता था। लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ एक जल्दबाज योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी था। वो जानता था कि जब तक फारसी नौसेना भूमध्य सागर में सक्रिय है, तब तक उसकी सप्लाई लाइन और उसका ग्रीस से संपर्क हमेशा खतरे में रहेगा। फारसी नौसेना का सबसे विशाल और सबसे मजबूत अड्डा था टायर नाम का एक शहर। यह एक बहुत ही अनूठा और अभेद्य शहर था। यह मुख्य भूमि पर नहीं, बल्कि तट से लगभग आधा मील दूर एक द्वीप पर बना हुआ था और इसके चारों ओर बहुत ही ऊंची और मजबूत दीवारें थीं। टायर के लोगों को अपनी नौसेना और अपनी दीवारों पर बहुत घमंड था। जब अलेक्जेंडर ने उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उन्होंने घमंड से इनकार कर दिया। उन्होंने अलेक्जेंडर के दूतों को मारकर दीवारों से नीचे फेंक दिया। यह अलेक्जेंडर के लिए एक सीधी चुनौती थी। अब अलेक्जेंडर के सामने एक बहुत विशाल समस्या थी। उसके पास कोई नौसेना नहीं थी, तो वो एक द्वीप पर बने शहर पर हमला कैसे कर सकता था? कोई भी और सेनापति शायद इस शहर को छोड़कर आगे चला जाता, लेकिन अलेक्जेंडर के शब्दकोश में असंभव शब्द था ही नहीं। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे समंदर में एक रास्ता बनाएं। उसने अपने इंजीनियरों को मुख्य भूमि से लेकर टायर के द्वीप तक पत्थरों और लकड़ी से एक आधा मील लंबा कॉजवे यानी एक सेतु बनाने का आदेश दिया। यह एक पागलपन भरा विचार था। टायर के जहाज लगातार उन पर हमला करते रहते थे और समंदर की लहरें उनके काम को बार बार नष्ट कर देती थीं। लेकिन अलेक्जेंडर का संकल्प अटूट था। यह घेराबंदी 7 महीने तक चली। यह इंजीनियरिंग, अटूट संकल्प और क्रूरता का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। मैसेडोनियाई सैनिकों ने दिन रात काम किया। उन्होंने हमलावरों से बचने के लिए लकड़ी के कोई सारे टावर बनाए। जब टायर के लोगों ने एक आग से भरे जहाज को भेजकर उन टावरों को जला दिया, तो अलेक्जेंडर ने और भी विशाल टावर बनाने का आदेश दिया। उसने दूसरे तटीय शहरों से जहाज इकट्ठा करके अपनी एक नौसेना भी बना ली। अंततः 7 महीनों की अथक मेहनत के बाद वो सेतु द्वीप की दीवारों तक पहुंच गया और फिर अलेक्जेंडर ने अंतिम हमला बोला। मैसेडोनियाई सैनिक अपने घेराबंदी के टावरों से दीवारों पर उठ गए। ये एक बहुत ही खूनी और भीषण युद्ध थी। टायर के लोगों ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ी, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी हुई। अलेक्जेंडर टायर के इस प्रतिरोध से इतना ज्यादा क्रोधित था कि उसने शहर के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया। हजारों लोगों को युद्ध में मार डाला गया और जो बच गए, लगभग 30,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलामी में बेच दिया गया। टायर का विनाश एक और चेतावनी थी पूरी दुनिया के लिए कि अलेक्जेंडर से उलझने का अंजाम क्या होता है। यह घेराबंदी आज भी सैन्य इतिहास में इंजीनियरिंग और अटूट इच्छा शक्ति के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक मानी जाती है। टायर को जीतने के बाद अलेक्जेंडर दक्षिण की ओर मिस्र की तरफ गया। मिस्र भी फारसी साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन वे फारसी शासन से नफरत करते थे। जब अलेक्जेंडर मिस्र पहुंचा, तो उन्होंने उसका एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया। उन्होंने उसे अपना नया फेरो यानी राजा घोषित कर दिया। मिस्र में अलेक्जेंडर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की। वो रेगिस्तान को पार करके सीवा ओएसिस में स्थित अमून देवता के प्रसिद्ध मंदिर में गया। अमून मिस्र के सबसे महान देवताओं में से एक थे और ग्रीक लोग उन्हें अपने सबसे महान देवता ज्यूस के बराबर मानते थे। उस मंदिर के पुजारियों ने अलेक्जेंडर का स्वागत किया और उसे अमून का बेटा घोषित कर दिया।
यह अलेक्जेंडर के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण घुमाव था। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि वो सच में कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक देवता का पुत्र है। उसकी यह दिव्य होने की भावना उसके बाकी के जीवन में, यह उन कई शहरों में से पहला और सबसे प्रसिद्ध शहर था जिसे अलेक्जेंडर ने बसाया। यह शहर आने वाली सदियों में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनने वाला था। अब अलेक्जेंडर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक शहर निर्माता, एक pharaoh और एक देवता का पुत्र बन चुका था। लेकिन उसका असली दुश्मन डेरियस अब भी जिंदा था, और वो मेसोपोटामिया के मैदानों में एक आखिरी निर्णायक युद्ध के लिए एक और भी विशाल सेना इकट्ठा कर रहा था। चैप्टर नंबर 7। जब दुनिया ने एक नया बादशाह देखा। गौगा मेला की अंतिम टक्कर। मिस्र को जीतने और खुद को एक देवता का पुत्र घोषित करवाने के बाद अलेक्जेंडर का आत्मविश्वास और उसकी महत्वाकांक्षा अपने चरम पर थी। अब समय आ गया था फारसी साम्राज्य के दिल पर आखिरी चोट करने का। उसे खबर मिली कि डेरियस तृतीय ने मेसोपोटामिया में गौगा मेला नाम के एक विशाल मैदान में एक और पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल सेना इकट्ठा कर ली है। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि डेरियस की सेना में 2.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे, जिसमें प्रसिद्ध इमोर्टल्स, युद्ध के रथ जिनके पहियों में दरांती लगी थी, और यहां तक कि कुछ युद्ध हाथी भी शामिल थे। डेरियस ने इस बार कोई गलती नहीं की थी। उसने युद्ध के लिए एक खुला, समतल मैदान चुना था, ताकि वो अपनी बड़ी संख्या का पूरा फायदा उठा सके। इसकी तुलना में अलेक्जेंडर के पास 50,000 से भी कम सैनिक थे। हर तरह से यह एक आत्मघाती मिशन लग रहा था। युद्ध से पहली रात मैसेडोनियाई खेमे में घबराहट का माहौल था। सामने दुश्मन की अनगिनत मशालें एक विशाल शहर की तरह दिख रही थीं। अलेक्जेंडर का सबसे अनुभवी जनरल पारमेनियन इतना चिंतित था कि उसने अलेक्जेंडर को रात में ही चुपके से हमला करने की सलाह दी। लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। उसने कहा, मैं अपनी जीत को चुराऊंगा नहीं। वो यह युद्ध दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने अपनी शर्तों पर जीतना चाहता था। वो इतना आत्मविश्वासी था कि वो युद्ध से पहली रात चैन की नींद सोया। अगली सुबह 331 ईसा पूर्व में इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे निर्णायक युद्धों में से एक शुरू हुई। अलेक्जेंडर जानता था कि वो सीधे सीधे डेरियस की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकता। उसे कुछ अलग, कुछ नया करना होगा। उसने एक बहुत ही अनोखी और जोखिम भरी रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को एक अजीब तिरछे कोण पर आगे ले जाना शुरू किया, जिससे ऐसा लगा कि वो फारसी सेना के दाहिने किनारे से बाहर निकल जाएगा। डेरियस यह देखकर उलझन में आ गया। उसे लगा कि अलेक्जेंडर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। अपनी दाहिनी पंक्ति को बचाने के लिए डेरियस ने अपनी घुड़सवार सेना को अलेक्जेंडर का पीछा करने के लिए भेजा। यही वो गलती थी जिसका अलेक्जेंडर इंतजार कर रहा था। जैसे ही फारसी घुड़सवार अपनी जगह से हटे, फारसी सेना की अग्रिम पंक्ति में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गैप या खाली जगह बन गई। और जैसे ही वो गैप बना, अलेक्जेंडर एक भूखेबाज की तरह अपनी सबसे बेहतरीन कंपेनियन कैवलरी के साथ एक कील के आकार में सीधे उस गैप में घुस गया। उसका लक्ष्य एक बार फिर वही था, डेरियस। वो फारसी सेना के शरीर से नहीं, उसकी आत्मा पर हमला कर रहा था। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी और खतरनाक चाल थी। वे सीधे दुश्मन सेना के दिल में घुस रहे थे। जब डेरियस ने एक बार फिर देखा कि वही मैसेडोनियाई शैतान धूल और खून से सना हुआ सीधे उसी की ओर चला आ रहा है, तो उसकी हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। इतिहास ने खुद को दोहराया। फारसी साम्राज्य का महान बादशाह अपनी लाखों की सेना को छोड़कर एक बार फिर युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। और एक बार फिर जैसे ही सैनिकों ने अपने राजा को भागते हुए देखा, फारसी सेना का अनुशासन टूट गया। उनमें भगदड़ मच गई। हालांकि मैसेडोनियाई सेना के कुछ हिस्सों को, खासकर पारमेनियन के नेतृत्व वाले बाएं हिस्से को बहुत भारी नुकसान उठाना हुआ, लेकिन अंततः यह अलेक्जेंडर के लिए एक संपूर्ण और कुचल देने वाली जीत थी। गौगामेला की युद्ध ने फारसी साम्राज्य के भाग्य पर अंतिम मुहर लगा दी। अब कोई और बड़ी सेना नहीं बची थी जो अलेक्जेंडर का रास्ता रोक सके। उसने दक्षिण की ओर मार्च किया और बिना किसी युद्ध के बेबीलोन और सूसा जैसे महान शहरों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए। वहां उसे इतना खजाना मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंत में वो फारसी साम्राज्य के शाही दिल परसेपोलिस पहुंचा।
परसेपोलिस उस साम्राज्य की शान और उसकी शक्ति का प्रतीक था। एलेक्जेंडर ने शहर के विशाल खजाने पर कब्जा कर लिया और फिर कुछ महीनों बाद उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय है। एक बड़ी दावत और नशे की हालत में उसने परसेपोलिस के उस शानदार महल को आग लगाने का आदेश दे दिया। क्या यह एक बदला था उन फारसियों से जिन्होंने सालों पहले एथेंस को जलाया था? या यह सिर्फ एक शराबी की गलती थी? या यह एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश था कि पुराना साम्राज्य अब मर चुका है और अब एक नया बादशाह आ गया है? चैप्टर नंबर 8। जब दुनिया खत्म हो गई। भारत की धरती पर सिकंदर। फारसी साम्राज्य अब अलेक्जेंडर के कदमों में था। उसका बादशाह डेरियस एक भगोरे की तरह अपने ही साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों में मारा मारा फिर रहा था और अंततः उसे उसी के एक गवर्नर ने धोखा देकर मार डाला। अलेक्जेंडर ने डेरियस को एक शाही सम्मान के साथ दफनाया और खुद को उसका वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ मैसेडोनिया का राजा नहीं बल्कि एशिया का महान बादशाह था। किसी भी और इंसान के लिए यह उसकी महत्वाकांक्षाओं का अंत होता। उसने वो हासिल कर लिया था जो असंभव माना जाता था। लेकिन अलेक्जेंडर के लिए यह तो बस एक पड़ाव था। उसकी नजरें अब और भी पूरब की ओर देख रही थीं, उस रहस्यमयी, अमीर और अनजानी भूमि की ओर जिसे ग्रीक लोग इंडिया कहते थे। अरस्तु ने उसे सिखाया था कि दुनिया का अंत भारत में ही होता है, जहां एक महान बाहरी सागर है। अलेक्जेंडर दुनिया के उस आखिरी छोर को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अगले कुछ साल अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को मध्य एशिया के बीहर और मुश्किल इलाकों यानी आज के अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में लड़वाया। यह एक बहुत ही क्रूर और थका देने वाला गुरिल्ला युद्ध था, जहां उसे स्थानीय कबीलों के बहुत ही भयंकर प्रतिरोध का सामना करना हुआ। यहीं पर उसने एक स्थानीय सरदार की बेटी रोक्साना से शादी भी की। अंततः इन इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद 327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश के बर्फीले पर्वतों को पार किया और भारतीय उपमहाद्वीप में अपना पहला कदम रखा। शुरुआत में कई स्थानीय भारतीय राजाओं ने बिना लड़े ही अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें तक्षशिला के राजा आम्भी भी शामिल थे। लेकिन जब अलेक्जेंडर झेलम नदी के किनारे पहुंचा तो उसका सामना एक ऐसे राजा से हुआ जो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। वो थे पुरवास या पोरस, एक बहुत ही लंबा, शक्तिशाली और स्वाभिमानी राजा जो किसी भी कीमत पर एक विदेशी हमलावर के सामने झुकने को तैयार नहीं था। पोरस ने अपनी सेना को नदी के पूर्वी किनारे पर तैनात कर दिया, जिसमें 200 युद्ध हाथी भी शामिल थे, जो मैसेडोनियाई सेना के लिए एक बिल्कुल नया और भयानक हथियार थे। ऊपर से मानसून की बारिश ने नदी में बाढ़ ला दी थी और उसे पार करना लगभग असंभव था। यह अलेक्जेंडर के सैन्य जीवन की सबसे अहम और सबसे कठिन चुनौती थी। अलेक्जेंडर जानता था कि वो सीधे सीधे हाथियों से सजी इस सेना पर हमला नहीं कर सकता। उसे एक बार फिर अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। उसने कई हफ्तों तक पोरस को धोखा देने की कोशिश की। वो अपनी सेना को रात में नदी के किनारे अलग अलग दिशाओं में दौड़ाता, जिससे ऐसा लगे कि वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे पोरस इन झूठे अलार्मों का आदी हो गया और फिर एक अंधेरी तूफानी रात में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली करक रही थी, अलेक्जेंडर ने अपनी असली चाल चली। उसने अपनी सेना का एक प्रमुख हिस्सा मुख्य कैंप में ही छोड़ा और खुद एक छोटी चुनिंदा टुकड़ी के साथ नदी में लगभग 17 मील ऊपर की ओर एक ऐसी जगह पर गया जहां से नदी पार करना संभव था। यह एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा काम था। तूफानी नदी को पार करते हुए उसके कई सैनिक डूब गए, लेकिन सुबह तक अलेक्जेंडर और उसकी सेना का एक हिस्सा पोरस की सेना के पीछे भारतीय जमीन पर पहुंच चुका था। जब पोरस को यह पता चला तो वो हैरान रह गया। उसे अब 2 दिशाओं में युद्ध करना था। उसने अपने बेटे को एक छोटी टुकड़ी के साथ अलेक्जेंडर को रोकने के लिए भेजा, लेकिन अलेक्जेंडर ने उन्हें आसानी से हरा दिया और पोरस का बेटा मारा गया। फिर पोरस खुद अपनी मुख्य सेना और हाथियों के साथ अलेक्जेंडर का सामना करने के लिए मुड़ा। यह एक भयानक और क्रूर युद्ध थी। भारतीय हाथियों ने मैसेडोनियाई सेना में तबाही मचा दी। वे घोड़ों को अपनी सूंड से उठाकर फेंक रहे थे और सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल रहे थे। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि शायद अलेक्जेंडर यह युद्ध हार जाएगा, लेकिन मैसेडोनियाई सैनिकों ने भी अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने हाथियों की आंखों और सूंडों पर भालों से हमला किया और उन्हें इतना घायल कर दिया
कि वे पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। युद्ध कई घंटों तक चली, लेकिन अंत में अलेक्जेंडर की बेहतर रणनीति और उसकी अनुशासित सेना की जीत हुई। राजा पोरस, जो खुद कई घावों से घायल हो चुके थे और अपने हाथी पर बैठकर अंत तक लड़ते रहे, उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। यह तो दो महान योद्धाओं के बीच एक असाधारण सम्मान के रिश्ते की शुरुआत थी। चैप्टर नंबर 9। जब विजेता ने हार मान ली। आंसुओं की नदी। हाइड्सपेश की युद्ध अलेक्जेंडर के लिए एक बहुत ही महंगी जीत थी। उसने युद्ध तो जीत ली थी, लेकिन उसने भारतीय योद्धाओं के साहस और हाथियों की भयावहता को बहुत करीब से देख लिया था। जब घायल और पराजित राजा पोरस को उसके सामने लाया गया, तो अलेक्जेंडर उसकी बहादुरी और उसके शाही आचरण से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस से पूछा, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने बिना किसी डर के अपनी पूरी ऊंचाई से खड़े होकर जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अलेक्जेंडर उसके इस जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस का राज्य उसे वापस लौटा दिया, बल्कि उसे और भी ज्यादा जमीन दे दी और उसे अपना दोस्त और सहयोगी बना लिया। यह अलेक्जेंडर के चरित्र की एक और महानता को दिखाता है कि वो अपने बहादुर दुश्मनों का सम्मान करना जानता था। पोरस को हराने के बाद अलेक्जेंडर की सेना और भी पूरब की ओर गई। अलेक्जेंडर की अपनी इच्छा तो गंगा नदी तक पहुंचने और उसके पार के राज्यों को भी जीतने की थी। उसने पोरस से सुना था कि गंगा के पार मगध का एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य है, जिसकी सेना में हजारों हाथी हैं। यह सुनकर अलेक्जेंडर डरा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। वो इस नई चुनौती का सामना करना चाहता था, लेकिन उसकी सेना अब और आगे नहीं जाना चाहती थी। उसके सैनिक लगभग 8 सालों से अपने घर मैसेडोनिया से दूर थे। वे हजारों मील पैदल चल चुके थे। उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़ी थी और वे अब पूरी तरह से थक चुके थे। भारत की अनजान बीमारियों, यहाँ के उमस भरे मौसम और लगातार हो रही बारिश ने उनके हौसले को तोड़ दिया था। और सबसे अधिक हाथियों के साथ हुई युद्ध ने उनके मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। उन्होंने सुना था कि आगे उन्हें और भी विशाल सेनाओं और भी ज्यादा हाथियों का सामना करना होगा। जब अलेक्जेंडर की सेना हाइफेसिस यानी आज की ब्यास नदी के किनारे पहुंची, तो सैनिकों ने आगे जाने से साफ इनकार कर दिया। यह अलेक्जेंडर के जीवन की पहली और एकमात्र हार थी। उसने दुनिया के सबसे कोई सारे राजाओं और सेनाओं को हरा दिया था, लेकिन वो अपनी ही सेना के प्यार और थकावट के सामने हार गया। उसने अपनी सेना को मनाने की बहुत कोशिश की। उसने उन्हें एक बहुत ही जोशीला भाषण दिया। उसने उन्हें और ज्यादा धन दौलत और ज्यादा प्रसिद्धि का लालच दिया। उसने उन्हें उनकी वफादारी की दुहाई दी, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं आया। उसके सैनिक चुपचाप उदास अपनी जगह पर खड़े रहे। उनके एक पुराने सेनापति कोएनस ने हिम्मत करके आगे जाकर सेना की भावनाओं को व्यक्त किया। उसने कहा, हे राजा, हम आपके साथ दुनिया के अंत तक जाने को तैयार थे, लेकिन अब हम थक चुके हैं, हम बीमार हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। कृपया हमें वापस ले चलिए। अलेक्जेंडर को यह सुनकर बहुत अधिक सदमा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अजेय सेना उसे मना कर सकती है। वो गुस्से और निराशा में 3 दिनों तक अपने तंबू से बाहर नहीं निकला। वो शायद यह उम्मीद कर रहा था कि उसके सैनिक अपना मन बदल लेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं बदला, तो उसे हकीकत को स्वीकार करना हुआ। उसने भारी मन से वापस लौटने का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि जब यह ऐलान हुआ, तो पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिक खुशी से रोने लगे, लेकिन उनका राजा रो रहा था, अपनी हार पर, अपने अधूरे सपने पर। उसने दुनिया के किनारे तक पहुंचने का सपना देखा था, लेकिन उसे बीच रास्ते से ही लौटना हो रहा था। उसने उस नदी के किनारे 12 विशाल वेदियां बनवाईं, यह दिखाने के लिए कि वो कहां तक पहुंचा था। और फिर उसने उस सेना के साथ वापसी का सफर शुरू किया, जिसने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन अब वो सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन यह वापसी का सफर आगे जाने के सफर से भी कहीं ज्यादा भयानक और विनाशकारी साबित होने वाला था। चैप्टर नंबर 10। बेबीलोन में एक अधूरी कहानी। जब सिकंदर हमेशा के लिए सो गया। हाइफेसिस नदी से वापसी का ऐलान अलेक्जेंडर के जीवन का सबसे निराशाजनक क्षण था, लेकिन उसके अंदर का खोजकर्ता अभी भी जिंदा था। उसने फैसला किया कि वो उसी रास्ते से वापस नहीं जाएगा जिससे वो आया था। उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा नौसेना के साथ समंदर के रास्ते फारस की खाड़ी की ओर गया,
और दूसरा हिस्सा, जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहा था, जमीन के रास्ते, एक बहुत ही खतरनाक और अनजाने रेगिस्तान, गेड्रोशियन रेगिस्तान, यानी आज के बलूचिस्तान का हिस्सा से होकर गुजरा। यह एक बहुत ही भयानक फैसला साबित हुआ। वो रेगिस्तान उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल, गर्म और निर्जन था। पानी और खाने की कमी के कारण हजारों सैनिक, उनके परिवार और जानवर उस रेगिस्तान में प्यास और थकावट से मर गए। एलेक्जेंडर खुद भी अपनी सेना के साथ पैदल चला। उसने भी वही मुश्किलें सही और इस तरह उसने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने की कोशिश की। ये वापसी का सफर उसकी किसी भी युद्ध से ज्यादा विनाशकारी था। अंततः जब वो अपनी बची खुची सेना के साथ फारस वापस पहुंचा, तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने साम्राज्य के मामलों को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी अनुपस्थिति में कई गवर्नरों ने भ्रष्टाचार करना और अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। उसने उनमें से कई को बहुत ही क्रूरता से सजा दी और अपनी सत्ता को फिर से स्थापित किया। लेकिन इसके साथ ही उसने अपने उस बड़े सपने पर भी काम करना शुरू कर दिया, जिसे आज इतिहासकार संस्कृतियों का विलय कहते हैं। एलेक्जेंडर सिर्फ एक विजेता बनकर नहीं रहना चाहता था। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसमें ग्रीक और फारसी, यानी पूरब और पश्चिम की संस्कृतियां आपस में मिल जाएं और एक नई मिश्रित सभ्यता का निर्माण हो। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसने कई कदम उठाए। उसने खुद भी फारसी रीति रिवाजों और पोशाकों को अपनाना शुरू कर दिया, जो उसके पुराने मैसेडोनियाई सेनापतियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी सेना में हजारों फारसी सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें मैसेडोनियाई तरीके से प्रशिक्षित करवाया। और उसका सबसे नाटकीय कदम था सूसा शहर में एक भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन करना। वहां उसने खुद डेरियस की एक बेटी से शादी की और अपने 80 से ज्यादा प्रमुख अधिकारियों और 10,000 सैनिकों की शादी फारसी महिलाओं से करवाई। उसका मकसद था कि इन दो संस्कृतियों के बीच खून का रिश्ता बन जाए, ताकि वे हमेशा के लिए एक हो जाएं। यह एक बहुत ही दूरदर्शी लेकिन बहुत ही विवादास्पद विचार था। उसके अपने लोग, मैसेडोनियाई, महसूस करने लगे थे कि उनका राजा उनसे दूर होता जा रहा है। वो एक पूर्वी तानाशाह की तरह बनता जा रहा है। एलेक्जेंडर अपनी राजधानी बेबीलोन लौट आया और वहां वो अपने साम्राज्य के भविष्य की कोई सारी योजनाएं बनाने लगा। वो अरब पर आक्रमण करने की और अफ्रीका का चक्कर लगाने की योजना बना रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वो अभी सिर्फ 32 साल का था और उसे लगता था कि उसके पास अभी पूरी दुनिया को जीतने और उसे बदलने का समय है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 323 ईसा पूर्व की गर्मियों में अपने एक दोस्त के सम्मान में रखी गई एक लंबी दावत और शराब पीने के दौर के बाद एलेक्जेंडर बीमार हो गया। उसे तेज बुखार आया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। दुनिया का वो महान विजेता, जिसे कोई भी दुश्मन युद्ध के मैदान में नहीं हरा सका था, उसे एक अनजान बुखार ने बिस्तर पर ला दिया था। 10 दिनों तक वो उस बुखार से लड़ता रहा। उसकी सेना, जो उसे भगवान की तरह पूजती थी, अपने राजा की आखिरी झलक पाने के लिए उसके बिस्तर के पास से गुजरती रही। अंततः 10-11 जून 323 ईसा पूर्व को सिर्फ 33 साल की उम्र में एलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो गई। उसकी मौत का असली कारण आज भी एक रहस्य है। क्या वो मलेरिया था या टाइफाइड, या उसे जहर दिया गया था? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। कहा जाता है कि जब उसके सेनापतियों ने उससे उसकी अंतिम सांसों में पूछा कि वो अपना विशाल साम्राज्य किसे छोड़कर जा रहा है, तो उसने फुसफुसाकर कहा, सबसे ताकतवर को। यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने उसके साम्राज्य को दशकों तक चलने वाले खूनी गृह युद्धों की आग में झोंक दिया। वो महान विजेता चला गया था, लेकिन उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, साहस और ज्ञान की प्यास पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है, और कैसे हमारे सपने हमारी सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे बड़े सपने देखें, कैसे मुश्किलों का सामना साहस के साथ करें, कैसे ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाएं और कैसे एक लीडर की तरह सोचें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं
और आपके अंदर अपनी दुनिया को जीतने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।